हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं जनरल स्टडी के प्रैक्टिस सेट को। और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके सभी आगामी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है, सभी क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना है और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो इसमें सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। तो अलीपुर सेंट्रल जेल कहां पर स्थित है? ऑप्शंस आर गिवन, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अलीपुर सेंट्रल जेल है वो फ्रेंड्स आपकी कोलकाता में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। जो अलीपुर जेल है फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1910 में की गई थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रिटिश टाइम में जो राजनीतिक बंदी होते थे उनको यहाँ पर रखा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1957 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको भाकपा बोला जाता है, ने कांग्रेस को हराया था। तो केरल के जो मुख्यमंत्री के रूप में, यानी कि जो एक गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया था, यानी कि उनका नाम था EMS नंबूद्रीपाद। तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किसने बनाई या कौन सी थी? तो कौन सी थी? नंबूद्रीपाद की सरकार, जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर बने थे। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर सी, 1957। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड्स के पास में शेयर कर दीजिए, सो दैट फ्रेंड्स सभी के पास में ये वीडियो पहुंच पाए और इसका सभी लाभ उठा पाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो इवेंट दी गई है उसका हमें सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले आप दांडी यात्रा को देखेंगे, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। तो ये जो स्टार्ट हुई थी ये 12 मार्च से 6 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल तक। कब तक चली थी दांडी यात्रा? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चली थी। और कौन सा ईयर था? वो था 1930। कब था? 1930। 1930 में ये थी। इसके बाद आपका आता है, यहाँ पर आप देखेंगे, इसके बाद जो नंबर मैं क्रम वाइज बता रहा हूँ, इसके बाद आपका आएगा गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता वो आया था 5 मार्च 1931। कब आया था? 1931 में। और कब आया था? 5 मार्च को। उसके बाद आपका आता है, यहाँ पर आप देखेंगे, सांप्रदायिक निर्णय, जो कि आपका 16 अगस्त 1932। सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932। और इसके बाद पूना पैक्ट, और पूना पैक्ट आया था, यानी कि हुआ था 24 सितंबर 1932 को। तो यहाँ पर 1932 यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है। तो इसमें जो पहले आया था वो आया था आपका सांप्रदायिक निर्णय। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर मैच करेगा वो करेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1432। 1432 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रेरी कहा था? तो किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रेरी कहा था? द ग्रेट सेंटिनियल। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रेरी की संज्ञा दी थी, क्योंकि फ्रेंड्स महात्मा गांधी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे, यानी कि एक मोरल बूस्टर का काम करते थे। तो इसलिए उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा दी थी। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए और इन शहरों को कैसे लगाना है? उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स,
जंजीबार, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग दिए गए हैं। तो इसमें उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले आएगा आपका जंजीरा, और जंजीरा कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। तो सबसे पहले आया जंजीरा। तो पहला नंबर किस किस ऑप्शन में दिया है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन में दिया गया है, आपके सी ऑप्शन में दिया गया है, आपके डी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा कंप्लीटली कट जाता है। नेक्स्ट है, इसमें आपका नंबर आता है सिंधुदुर्ग का, जो कि आपका महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। अब सिंधुदुर्ग यानी कि एक के बाद आना चाहिए 4, तो एक के बाद 4 किस में आ रहा है? आप यहाँ देखेंगे एक के बाद 4 यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब राइट आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन। आपको बाकी ऑप्शंस को भी नहीं देखना है। यदि आप पूर्ण रूप से सहमत हैं, यानी कि दो ऑप्शन से ही, और दो ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं, तो बाकी ऑप्शंस को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहला क्रम आया जंजीरा का आया, उसके बाद आता है सिंधुदुर्ग, और सिंधुदुर्ग के बाद आएगा आपका कन्नूर, और कन्नूर के बाद आपका आएगा नागरकोइल, जो कि आपका तमिलनाडु में है। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 4 2 3 इज द राइट ऑप्शन, यानी कि इसका जो क्रम है वो उत्तर से दक्षिण का क्रम ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखेंगे भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि तट रेखा की बात की जाए तो यहाँ पर भारत के ऐसे राज्य हैं 9 राज्य, 9 राज्य हैं। यदि राज्य पूछा जाए तो राज्य तो हैं कितने? 9। और यदि फ्रेंड्स यूटी पूछा जाए तो यूटी हैं हमारे 4। तो 4 तो केंद्र शासित प्रदेश हैं और 9 हमारे राज्य हैं जो कि भारत की तट रेखा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? यानी कि उत्तर प्रदेश से किस किस राज्य की सीमा लगती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि मैं टोटल की बात करूं कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जो टोटल राज्य हैं वो हैं फ्रेंड्स 8। कितने हैं? राज्य हैं 8। और यदि केंद्र शासित की बात करूं तो एक है केंद्र शासित प्रदेश, जो कि आपका है दिल्ली। तो यहाँ पर जो इनका क्रम होगा वो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, ये सभी क्या हैं? राज्य हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका दिल्ली। यहाँ पर केवल एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा यूपी से, उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, जो कि आपका है पंजाब। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किस किस की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब को छोड़कर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन सभी की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है? तो फ्रेंड्स एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, इसका जस्ट एक ब्रीफ में आइडिया देना चाहूँगा। एस्चुरी क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो नदी पहाड़ियों के बीच से बहती है, पहाड़ियों से बीच से बहती है, यानी कि कई धाराओं में नहीं बढ़ती है, यानी कि एक ही धारा में आगे बढ़ती हुई सागर में गिर जाती है, वो होती है एस्चुरी। और फ्रेंड्स यदि कोई नदी मैदानी भाग में बहती है तो वो क्या होती है, वो डिफरेंट क्या होती है, धाराओं में बढ़ जाती है। जैसे एक पेड़ की क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं, इस तरह से बढ़ जाती है, तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस तरह से हमें याद रखना है नॉर्मल वे में। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है। तो यहाँ पर है ऐसी नदी, वो है आपकी महानदी। महानदी क्या है? एस्चुरी नहीं बनाती है, क्योंकि फ्रेंड्स महानदी छत्तीसगढ़ से धमतरी जिले में सिहावा के निकट से निकलती है, और 858 जो किलोमीटर की लंबाई है, ये नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। और फ्रेंड्स पारादीप के पास ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये डेल्टा का निर्माण करती है, और बाकी जो नदियां हैं जिसमें आपकी नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, ये सभी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इस तरह से राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स यदि आपको सही डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रहा है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उसके ऊपर व्यूज़ आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन।
संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम क्या है? यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम पूछा गया है, ईस्ट टू वेस्ट का क्रम पूछा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे इसमें जो नदियाँ दी गई हैं, ह्यूरोन, मिशिगन, ओटोरियो और सुपीरियर ईरी। और नेक्स्ट सुपीरियर, ओटोरियो, ईरी और मिशिगन, ह्यूरोन। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की ओर बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स जिससे वीडियो काफ़ी लंबा ना हो और आपको सटीक जानकारी कम समय में दी जा सके। तो इसमें इसका जो राइट आंसर बनने वाला है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? ओटीरियो, ईरी, ह्यूरोन और मिशिगन एंड सुपीरियर। तो ये जो नदियां हैं इनका जो क्रम है वो क्रम आपका है ईस्ट टू वेस्ट का। सॉरी, ये जो झीलें हैं इनका जो क्रम है वो है आपका ईस्ट टू वेस्ट का। तो इसका जो राइट आंसर हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर झीलों की बात की गई है, तो इनका जो क्रम है वो है आपका ईस्ट टू वेस्ट का। और सबसे पहले आती है इसमें ओटीरियो, ईरी, ह्यूरोन और मिशिगन सुपीरियर लेक। तो ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर का, फिजी द्वीप अवस्थित है। यानी कि फिजी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर फिजी द्वीप के विषय में बताना चाहूँगा कि जो फिजी जो द्वीप है वो दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है ये आपका यानी कि टोंगा के पश्चिम और तुवालू के दक्षिण में स्थित है। यानी कि ये जगह है जहाँ पे मैं इसके लोकेशन आपको बता रहा हूँ। तो वैसे इसका जो नॉर्मल जो आंसर है वो है आपका प्रशांत महासागर में। तो कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, थार परकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो थार परकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर जो दिए गए हैं ऑप्शंस, ट्राइबल बेल्ट यानी कि जनजातीय क्षेत्र में, राजस्थान के सीमावर्ती में, हड़ौती क्षेत्र या तोरावती क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। और आपको याद रखना है ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, जिसमें इसमें दिया है लोबिया, मूंग, अरहर। और फ्रेंड्स इसमें हमें बताना है कि कौन सी यानी कि जो फसल है दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि इन फसलों को दलहन के रूप में, चारे के रूप में, हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इन फसलों में कौन सी ऐसी फसल है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तीनों ये जो फसलें हैं, तीनों फसलों का उपयोग खाद, चारा और दलहन के रूप में किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा इस उत्तर को यानी कि जो एग्जैक्ट उत्तर माना गया है इसका माना गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोबिया और मूंग को ही उन्होंने दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में यानी कि माना है। तो यदि मैं संघ लोक सेवा आयोग की बात करूं तो उनके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2। और वैसे यदि नॉर्मली बात किया जाए तो ये तीनों रूप से प्रयोग की जाती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया है? एक तरफ बोर्ड दिया गया है, दूसरी तरफ वहाँ पर उनका यानी कि स्थान दिया गया है कि कौन सा बोर्ड किस स्थान पर है। तो यहाँ पर यदि मैं कॉफ़ी बोर्ड की बात करूँ तो कॉफ़ी बोर्ड आपका है बेंगलुरु में। और रबर बोर्ड की बात करूँ तो रबर बोर्ड है आपका कोट्टायम में जो कि केरला में है। और चाय बोर्ड की यदि बात करूं तो ये है आपका कोलकाता। और तंबाकू बोर्ड की बात करूं तो ये है आपका गुंटूर में। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो आपका हो गया, अभी यहाँ पर देखेंगे वो आपका बनता है ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि 1 3 4। ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि जीव भार का जो पिरामिड है वो किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो विभिन्न स्टेजेस होते हैं उसमें फ्रेंड्स जो पर यूनिट क्षेत्र में जो उपस्थित जो हमारे जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी कि इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा इसके विषय में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं आपको देना चाहूँगा कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें क्या होते हैं
कि हर एक यूनिट में जो उपस्थित जीव भार होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक तरह से रेखा चित्रित किया जाता है। तो रेखा जो चित्रण होता है उसी चित्रण को हम क्या बोलते हैं, जीव भार का पिरामिड कहते हैं। तो सबसे पहले जीव भार के पिरामिड से आप परिचित हो गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव भार का पिरामिड होता है वो क्या होता है, एकदम अपराइट होता है। क्या होता है, अपराइट होता है, जिसको बोलते हैं सीधा होता है। जबकि फ्रेंड्स यदि मैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र की मैं बात करूं, जैसा कि कोई तालाब है यानी कि जिसको पौंड बोला जाता है, तो उसमें जीव भार का जो पिरामिड है वो उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि इन्वर्टेड होता है। तो इसका राइट आंसर हुआ फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तालाब। तो तालाब में क्या होगा, उल्टा होगा, और यदि स्थल की बात करूं तो आपका अपराइट यानी कि सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो खाद्य श्रृंखला के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स खाद्य श्रृंखला में क्या होते हैं कि हमारे सबसे पहले आते हैं प्राथमिक उत्पादक, और उसके बाद आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता। तो इस तरह का हमारा खाद्य श्रृंखला का क्या होता है, क्रम होता है। तो इसमें यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है कि सबसे पहले जो घास है वो प्राथमिक उत्पादक है, उसके बाद जो आपका दिया है बकरा वो है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, और जो दिया है आदमी वो है आपका द्वितीय उपभोक्ता। तो इस तरह से इसका जो क्रम होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें यानी कि किस तरह से ये एक क्रम है, तो किस तरह से ये माध्यमों के द्वारा जो क्रम है यानी कि वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जैव विविधता सबसे पहले आएगा, इसमें मृदा का निर्माण, उसके बाद आएगा मृदा अपरदन की रोकथाम, उसके बाद आएगा अपशिष्ट का पुनः चक्रण, और उसके बाद आएगा आपका शस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार। तो इस तरह से यानी कि इसका जो राइट आंसर हुआ फ्रेंड्स वो हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, सबसे पहला नंबर आएगा मृदा निर्माण, उसके बाद मृदा अपरदन की रोकथाम करेंगे, उसके बाद अपशिष्ट जो होगा उसका हम रिसाइकल करेंगे, और उसके बाद आपका होता है शस्य परागण। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रेंड्स किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वेटलैंड की बात की गई है, तो यहाँ पर सबसे लवणीय भूमि आर्द्र भूमि की बात पूछी गई है। तो आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे ये बताइए कि भारत में अभी लेटेस्ट में यानी कि कितनी रामसर साइट यानी कि जोड़ी गई है, तो या कितनी आर्द्र भूमि जो वेटलैंड है वो कंप्लीट कितनी है, ये आपकी जो कि आपके रामसर के अंतर्गत आती है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा टोटल कितनी है और लेटेस्ट में कितनी जोड़ी गई है। तो फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया है कि लवणीय आर्द्रभूमि है, सबसे बड़ी लवणीय आर्द्रभूमि कौन सी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आप देखेंगे जैसा कि ऑप्शन नंबर ए गुजरात। तो भारत में जो आर्द्र भूमि है उसके अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्र आने वाला जो राज्य है वो है आपका गुजरात, और जबकि आंध्र प्रदेश जो है वो सेकंड नंबर पर है। तो फर्स्ट नंबर पर है गुजरात और सेकंड नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश। और फ्रेंड्स बाकी जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। टोटल रामसर साइट इन इंडिया एंड लेटेस्ट में कितनी रामसर साइट ऐड हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। रक्षा, विदेशिक मामले, रेलवे या फिर कृषि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रक्षा है, विदेशिक मामले हैं और आपका आता है रेलवे। तो ये भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं। किसके विषय हैं, संघ सूची के विषय हैं, जबकि जो कृषि है वो आपका राज्य सूची का विषय है।
तो यहाँ पर जो संबंधित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? तो कौन से सिद्धांत है जो संस्थागत रूप से निहित है किसमें? संसदीय शासन प्रणाली में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ऑप्शन दिया है मंत्रिमंडल के सदस्य, संसद के सदस्य, और जब तक मंत्रिपरिषद को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और ए में क्या दिया है? केवल 1 और 2, यानी कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तो इसके 2 ही ये करेक्ट हैं, यानी कि इसमें हमें बताना है कि सही उत्तर कौन सा है, तो 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा है राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा कैलेंडर है स्टार्टिंग का वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और इसी के साथ में देश भर में शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग आया, जिसका पहला महीना क्या होता है? चैत्र का महीना होता है, और इसमें क्या होते हैं? 365 दिन होते हैं, और 22 मार्च 1957 को ये अपनाया गया था। ये नोट डाउन करने वाली बात है, 22 मार्च 1957 का। तो ये डेट हमारी यहाँ पर गलत हो गई है, और ये विक्रम संवत पर आधारित है। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो आधारित है वो आपके राष्ट्रीय पंचांग पर है। और फ्रेंड्स इसमें 22 मार्च को प्रतिवर्ष, यानी कि 22 मार्च को पहला दिन, और जो 21 मार्च होता है वो अधिवर्ष में पहला दिन पड़ता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ना तो 1 सही है और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं और किससे रिलेटेड है वो हमें बताया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको राइट मैच करना चाहूँगा आंसर का। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो अनुच्छेद 40 है वो आपका है ग्राम पंचायत से के गठनों से रिलेटेड, यानी कि ए का हो गया 1। आपका दूसरा आता है, इसमें आता है अनुच्छेद 41, ये है कि कुछ दशाओं में काम और शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। तो ये किस में आया हुआ है? ये आपका अनुच्छेद आया हुआ है 41। तो 41 आपका आएगा जो कि आपके काम करने के अधिकार से, यानी कि नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हुआ, अभी आप देख सकते हैं कि ए का 1 और बी का 2 किस में है? ए का 1 बी का 2, ए का 1 बी का 2, तो ओनली इस ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शंस आपके कट हो जाते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को यानी कि एलिमिनेट करना सीखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यदि क्वेश्चन को एलिमिनेट आपने करना सीख लिया तो आप कम समय में ही ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। और नेक्स्ट है आपका सी का 3, यानी कि डायरेक्टली मैच हो रहे हैं समान नागरिक संहिता, और 48 आपका आता है कृषि एवं पशुपालन गठन। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अधोलिखित में कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन या फुलेरिन्स? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ऑक्सो कार्बन्स है ये कार्बन का अपरूप नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स जो ऑक्सो कार्बन है ये क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है। क्या है फ्रेंड्स? एक अकार्बनिक यौगिक है। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो ये सभी एक जनरल क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप अब पहले मेरे से पहले ही क्वेश्चन को यानी कि आंसर करने से पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इससे फिर आप अपने आंसर को मैच कर पाएंगे, आपको पता लग पाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सोडियम का जो आपेक्षिक घनत्व होता है तो वो होता है आपका 0.97। कितना होता है? 0.97 होता है, और ये जल से हल्का होने के कारण ये जल पर तैरने लगता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दिया सलाई होती है, जिसको हम माचिस बोलते हैं, मैच बॉक्स बोलते हैं, उसे बनाने के लिए लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, जिसको बोलते हैं P2S3, क्या बोलते हैं? P2S3। तो P2S3 क्या होता है? फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग होता है। और फ्रेंड्स यदि मैं बात करूँ कि
डिब्बी पर जो उसकी सतह होती है जिस पर हम मतलब माचिस की तिल्ली को चलाते हैं, वो किसकी बनी होती है? वो लाल फास्फोरस, एंटीमनी, सल्फाइड और कांच का चूर्ण और साथ में गोंद का मिश्रण उस पर लगाया जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल फास्फोरस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था, किसका बना था? तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यहाँ पर आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1968 में जब पहली बार कंप्यूटर माउस को दुनिया के सामने पेश किया गया, तो उस समय पहली बार दुनिया ने इस मानव निर्मित माउस को देखा था और ये एक लकड़ी का डिब्बे के रूप में था। तो उसमें केवल क्या था, एक बटन होता था और जिसकी मदद से हम क्या करते थे, कंप्यूटर से जुड़ी तमाम अहम चीज़ों को बड़ी आसानी से एक जगह से कंट्रोल कर लेते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कुछ मैथमेटिक्स के जनरल मैथ्स के क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अक्सर जीएस पोर्शन में कुछ जनरल मैथ्स से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपके टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को, इस प्रैक्टिस सेट को, इन प्रैक्टिस सेट्स को आप पूरा कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को देखने के साथ लाइक कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप जितना ही ज़्यादा इस पर लाइक और शेयर करेंगे फ्रेंड्स वीडियो, उतना ही नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, अदरवाइज मैं वीडियो को बंद करूँगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे कि यदि x1 x2 का माध्य 7.5 है, x1 x2 x3 का माध्य 8 है, तो x3 का हमें मान बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल ही है कि x1 और x2 का मान कितना दिया गया है, इसका माध्य का वो दिया गया है 7.5। तो हम क्या लिखते हैं, माध्य क्या होता है कि जो आंकड़े होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं, उनकी संख्या से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वो आ जाता है आपका माध्य। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आई, तो यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू आई 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 15। इसी तरह से फ्रेंड्स x1 x2 x3 का माध्य कितना दिया है 8, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी कितनी है 3 क्वांटिटी है, तो 3 से मल्टीप्लाई आएगी तो ये आ जाएगा 24। अभी एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, अभी 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा x3 का मान। तो यहाँ पर 24 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 9, तो 9 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैथ से पूछा गया है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी गई है, 12 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। एक आदमी इस कमरे में 14 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर तथा 15 मीटर लंबी छड़ों को रखना चाहता है, तो कमरे में वह अधिकतम कितनी छड़ रख सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे जो कमरा दिया गया है वो एक तरह का क्यूबॉइड है। क्या है फ्रेंड्स, ये क्यूबॉइड है, यानी कि इसको घना भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो कमरे में सबसे लंबी जो छड़ आएगी वो आएगी उसके विकर्ण की लंबाई, क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे लंबी जो छड़ आएगी वो इस तरह से क्या होगी, वो एक विकर्ण का रूप लेगी। किसका रूप लेगी फ्रेंड्स, विकर्ण का रूप लेगी, और इस तरह से ये एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि इसमें दिया गया है लंबाई, चौड़ाई दिया गया है, ऊंचाई, उसकी ऊंचाई दिया गया है, तो जो इसकी जो विकर्ण की लंबाई होगी उसके लिए क्या करते हैं, विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एल स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे एल स्क्वायर प्लस उसकी चौड़ाई का स्क्वायर प्लस उसकी ऊंचाई का स्क्वायर करके उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। इसी तरह से फ्रेंड्स आपका जो 4 है उसका स्क्वायर 16 प्लस आपका आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और जब हम सभी को ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 169। 169 का जब मैं अंडर रूट करूंगा तो आएगा आपका 13। तो यदि जो भी छड़ 13 मीटर तक है या उससे छोटी है वही कमरे के अंदर आ पाएगी, क्योंकि उसके जो विकर्ण की लंबाई है, डायगोनल की लंबाई है, वो मैक्सिमम कितनी है, वो है 13 मीटर। तो आप यहाँ पर देखेंगे 14 मीटर की ये नहीं आ पाएगी, 12 मीटर की आ पाएगी, 13 मीटर की आ पाएगी, 15 मीटर की नहीं आ पाएगी। तो इस तरह से कमरे के अंदर कितनी छड़ आ पाएगी, ये आ पाएगी आपकी 2 छड़। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओनली हमारे 3 क्वेश्चन शेष हैं और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स
आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाए, आपको किसी भी प्रकार की सर्च करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई है 24 और 32 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकर्ण की लंबाई दी गई हो और एक भुजा की लंबाई पूछ ली जाए, वो भी समचतुर्भुज में, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है फ्रेंड्स आपका अंडर रूट एल इजगल टू अंडर रूट d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला। इसमें फ्रेंड्स आप वैल्यूज पुटअप कर दीजिए और उसका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर 24 रखेंगे, 24/2 करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा हमारा 144, प्लस इसी तरह से 32/2 करेंगे तो यहाँ आएगा 16 और 16 का स्क्वायर आएगा 256। और जैसे मैं इनको ऐड करता हूँ तो मेरा आएगा अंडर रूट 400 और 400 का जो वर्गमूल होगा वो आएगा आपका 20। तो 20 इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये सभी जो आपको एक बार आप तैयारी कर लेंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे और आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर का, और 29 नंबर में क्या दिया है कि यदि x और y धनात्मक पूर्णांक है, इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजगल टू क्या दिया है 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का संभव मान होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक फॉर्मूला है कि यदि दोनों वर्गों का अंतर दिया है तो इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, और ये बराबर कितना दिया है 13। तो फ्रेंड्स, ये कब संभव हो सकता है, ये कब संभव हो सकता है कि यदि मैं 13 इसको मानूं और 1 इसको मानूं, तो ये तभी संभव हो सकता है। इसका मतलब यदि मैं x प्लस वाई की वैल्यू 13 लेकर के चलता हूं और x माइनस वाई की वैल्यू में 1 लेकर के चलता हूं, तो फ्रेंड्स ये हमारा जो इसका प्रोडक्ट है यानी कि इसकी वैल्यू आती है 13। तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि मैं x प्लस वाई की वैल्यू 13 लेकर चलता हूँ और x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो है आपकी 1, तो इस तरह से इससे मैं x का मान निकाल सकता हूँ। और x का मान क्या होगा, जो आपकी x प्लस वाई की वैल्यू है उसमें 1 जोड़ दीजिए और उसका कर दीजिए आधा, यानी कि 13 प्लस 1/2 कर दो तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आएगी आपकी कितना 7। और यदि y की वैल्यू निकालनी है तो x में से y की वैल्यू घटा दीजिए और बाई 2 कर दीजिए, तो ये आएगी 12/2, यानी कि ये हो जाएगी आपका 6। तो x का मान कितना आया 7 और y का मान कितना आया आपका 6। तो अभी हमारे से पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का संभव मान क्या होगा। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे हम इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं आप देखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 7 का स्क्वायर और प्लस आएगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर। तो कितना होगा 49 प्लस 36, क्या आएगा 49 प्लस 36 जो कि आपका आएगा 85। तो 85 इज द राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अभी फ्रेंड्स हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचे हैं जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ये समझ आ रहा है, तो आप अपना फीडबैक, अपना रेस्पॉन्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा कमेंट लिखेंगे। यदि आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो उस इम्प्रूवमेंट को भी आप वीडियो में लिखेंगे, सो दैट फ्रेंड्स आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा और आपका जो रेस्पॉन्स है, आपका जो कमेंट है, उसका मैं 100% आपका जवाब दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। शादी के समय एक औरत और उसके पति की आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे कि शादी के समय औरत और उसके पति की यदि औसत आयु दी गई है 23, तो यदि कुल आयु होगी तो कितनी होगी। तो कुल आयु यानी कि इसको मैं मेल लिख लेता हूँ और इसको वुमन लिख लेता हूँ, यानी कि पति और उसको। तो इस तरह से इनकी जो औसत आयु है बाई 2 इजगल टू 23 होगा। तो बाई 2 इजगल टू 23 होगा, तो मैं डायरेक्ट इसमें लिख लेता हूँ कि कुल आयु कितनी होगी। तो 23 इंटू यहाँ पर जो इसके नीचे 2 आने वाला था वो मैंने इधर पहुँचा दिया, तो यहाँ पर आएगी 46। तो अभी फ्रेंड्स क्या है, नेक्स्ट इसमें दिया है कि 5 वर्ष बाद उसके पति तथा 1 वर्ष के बच्चे की हमें आयु बतानी है, वो भी यानी कि कितनी होगी। और औसत पूछी गई है पूरे परिवार की, तो सबसे पहले हम कुल आयु निकाल लेते हैं 5 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष के बाद कुल आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे हमारी 46 तो है ही है, प्लस 5 वर्ष बाद दोनों की आयु 2 इंटू 5 यानी कि 10 और ऐड होगी।
और प्लस 1 वर्ष का हमारा है बच्चा। तो यहाँ पर कितना हो गया 46 प्लस 10 56 प्लस 1 कितना हो गया फ्रेंड्स 57। तो अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है कि पूरे परिवार की औसत आयु कितनी होगी। तो अभी टोटल मेंबर कितने हो गए फ्रेंड्स परिवार में टोटल मेंबर है 3 और टोटल आयु कितनी हो गई वो होगी 57। तो 57 को 3 से कर दीजिए डिवाइड, तो आपका आ जाएगा कितना 19। तो 19 वर्ष क्या होगा इसकी औसत आयु होगी, जो कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको सभी स्टेप्स एकदम क्लियर हो गए होंगे, और यदि ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल सिद्ध हुआ है तो फ्रेंड्स आप जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को अभी सभी फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।